sir, along with me, associates who have been working here, Dr. Saurabh and Dr. Manvinder. ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈਗਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਰੋ। तो थैंक यू बोथ ऑफ माई कॉलीग्स। सर ने जो बोला कि एडवांसमेंट्स, रोबोटिक टेक्नोलॉजीज और ये सब चीज़ें जो दर बदर या डे बाय डे इम्प्रोवाइज होके शहर बाय शहर पहुंच रही है, उसका क्या ध्येय है, क्या तात्पर्य है, छोटा सा एक ब्रीफ कर दूंगा जिससे आपको आइडिया होगा कि एग्जैक्टली आर्थराइटिस क्या होता है और किस विषय पे हम इतनी गहन चर्चा कर रहे हैं। तो ये स्मॉल प्रेजेंटेशन है, हर आदमी चाहता है कि वो आराम से चौकड़ी मार के बैठे, उसकी लाइफ में मूवमेंट रहे। मूवमेंट बिना अच्छे जोड़ों के पॉसिबल नहीं है। तो पहला काम एज अ डॉक्टर तुम्हारा ये है कि हम जोड़ों को बचाएं। हाँ, अगर नहीं बचा पाए और फिर वो शहीद हो रहे हैं तो उनको शहीद ना करके दोबारा बना के बचाएं। तो कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि उनको शहीद करना है, कॉन्सेप्ट ये है कि खराब हुए जोड़ों को दोबारा बना के उनको दोबारा लाइफ दे दो। तो रिकंस्ट्रक्शन मॉडल है नी में या हिप में कि हम रिकंस्ट्रक्शन सर्जरीज करते हैं कि आपके ही जोड़ों का पुनः निर्माण करके उसमें वो लाइफ, वो आयु, वो यौवन, वो यूथनेस वापस ले आते हैं कि आप ओल्ड एज में भी यंग फील करते हो, अपनी एक्टिविटीज कर पाते हो। तो ये यूथ क्या है? जोड़ों का यूथ का मतलब है कि ये जोड़ों के हड्डियों के बीच जो ग्रीस और गद्दी है ये अच्छी मात्रा में होनी चाहिए आपके जोड़ों में, और ये हर जोड़ों को मिली हुई है। ऐसा नहीं है कि घुटने को मिला हुआ है, आपके कूल्हे को, शोल्डर को, एल्बो को, रिस्ट को, एंकल को, सारे जोड़ों को ये भगवान ने पैदाइशी रूप से दे रखा है। जब तक ये जोड़ों के अंदर, आपके अंदर ये समान है, ये जोड़ों की रक्षा करता रहेगा। तो ग्रीस आपके हड्डी को बचाएगी और ये जो घोड़े की नाल की शेप की गद्दी है ये आपका वजन लेती रहेगी। अब चाहे कोई भी जोड़ हो, साइंस बोलती है कि 5 ही चीजें इस पे काम करेंगी जिससे खराब होगा। वो 5 चीजें क्या हैं? एक है उम्र। तो जैसे उम्र को रोका नहीं जा सकता, शरीर के डिजेनरेशन को रोका नहीं जा सकता। तो जो चीज 65, 70, 75 में आ रही है उसका हमको वेलकम करना चाहिए, ना कि उसके साथ फाइट। तो अब 70 साल का आदमी बोले, 75 साल का आदमी बोले कि मेरी दाढ़ी कितना चिट्टी होगी, तो ये गलती फिर हमारी खुद की है कि हम एक्सेप्ट करने के तैयार नहीं। तो जो चीज एज के साथ आ रही है वो वेलकम है, उसका जो डिमांड है उसको पूरा करना चाहिए। दूसरा कारण होता है चोट। हाँ, चोट एक ऐसी चीज है जो जवानी में हो सकती है, बुढ़ापे में हो सकती है, और चोट ऐसी चीज है जो जवानी में भी जोड़ों को खराब कर सकती है। तो 90% लोग चोट को इग्नोर करते हैं, अपने आप ही ट्रीटमेंट लेते हैं। सड़क पे गिर गए, स्कूटी से गिर गए, सीढ़ी से गिर गए, घर आए, खुद ही लेप लगा लिया, खुद ही तेल लगा लिया, खुद ही डॉक्टर बन गए, ना एक्सरे कराया, ना MRI कराई, जाके मिले, और जब 1.5-2 साल बाद वही चोट अंदर के सामान जो डैमेज हो चुका था खराब करके जोड़ों पे असर डलता है, फिर वो जाते हैं। तो चोट को इग्नोर ना करें। तीसरा है इन्फेक्शन। शरीर को कोई भी इन्फेक्शन आपके जोड़ों में पस बन के आ सकता है। चौथा है खानदानी बीमारी, हेरिडिटरी जीन्स, वो आप रोक नहीं सकते। आपके में है तो बच्चों में जाएगी, बच्चों में है तो आगे जाएगी। ये वाले जो जोड़ों की तकलीफ है, ट्रॉमा की हो गई या जेनेटिक हो गई, अर्ली आती है, अर्ली एज में आती है। और लास्ट में है लाइफस्टाइल मतलब ओवरवेट, जिम, ट्रेडमिल, उखड़ू चौकड़ी मारना, घुटने के बल योगा, पाठ पूजा, चढ़ान ढलान वाली वॉक, ट्रैकिंग, ट्रेडमिल, रनिंग, ये सब चीजें। तो ये लाइफस्टाइल के इशू। तो ये 5 ही कारण है जिनका असर इस पे पड़ता है, और जब ये पड़ता है तब ये फटता है। जब ये फटता है तो जो जोड़ ढके हुए थे, जो हड्डियां कवर्ड थी, वो नंगी हो जाती हैं। नेकेड बोन्स आर पेनफुल, क्योंकि उनको मार पड़ेगी। तो जब चद्दर ही नहीं है, नेकेड पड़ी है, तो उन पे डायरेक्ट फोर्स पड़ता है और वो फिर वो ट्रॉमेटाइज्ड होती है। तो ये नेकेड ना हो, ये फटे ना, इसी का जो लोग सही टाइम पे अपना कर लेते हैं, अपने लैंडमार्क्स को डिफाइन कर लेते हैं टाइम पे, फिर वो जोड़ों की तकलीफ से बचे रहते हैं। ये एक्सरे में भी दिखता है। तो एक्सरे में नॉर्मली आपके पास जब आप लोग जाते हो तो आप बोलते हो हड्डियों में गैप आ गया है, गैप आ गया है। गैप होना चाहिए। गैप होने का मतलब है कि समान है। तो यहाँ पे अगर दिख रहा है, ये गैप दिख रहा है, मतलब ये खुला पड़ा है, यहाँ पे दिख रहा है ये बंद हो गया। बंद होने का मतलब अंदर का ग्रीस और गद्दी खत्म हो गया, तभी वो गैप खत्म होगा। तो अपनी पहले इस नॉलेज को भी ठीक करिए कि हड्डियों में गैप आ गया नहीं,
हड्डियों में गैप खत्म हो गया तो जोड़ खराब है, गैप है तो मतलब जोड़ ठीक है, उसकी ग्रीस और गद्दी मौजूद है तो कोई बात नहीं। फीमेल्स में ज्यादा होता है, तो फीमेल्स में होने का कारण भी है उनका हार्मोनल डिस्टर्बेंस है ना, पोस्ट मेंसेस बंद होते हैं, माहवारी बंद होती है, उसमें हार्मोनल डिस्टर्बेंस आते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग पे बच्चा आता है तब चेंजेस आते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन जमीन वाला काम, बच्चों को उठाना, ऊपर जाके कपड़े सुखाना, ये सब वेट बेयरिंग एक्टिविटीज फीमेल के हिस्से बहुत हैं, इसीलिए फीमेल्स में ज्यादा पाया जाता है। और चोट मैंने बता ही दिया कि चोट एक कारण है जिसकी वजह से जल्दी आ सकता है। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, फीमेल में ज्यादा एज के साथ आता है, कोई हेरिडिटरी प्रॉब्लम है तो होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इस स्लाइड में आपको दिखेंगे जहाँ किचन में खड़े होकर काम करना मतलब जॉइंट लोडेड है, जमीन पे चौकड़ी मार के योगा करना या कोई एक्सरसाइज करना मतलब जितना नीचे जाओगे उतना जॉइंट लोड होगा, ऊपर उठने के लिए उतना ही एफर्ट लेगा। ऊंची हाइट पे ट्रैफिकिंग करना, दौड़ के सीढ़ी चढ़ना उतरना, गार्डनिंग करना, ये सब लोडिंग एक्टिविटीज है, तो मैं भी उससे ग्रसित हूँ एक्चुअली लेकिन बच नहीं पाते हैं क्योंकि खान पान हमारा ऐसा है, डॉक्टर होते हुए भी सलाह देते हैं, मानते नहीं है, तो ये हमारी अपनी एक प्रॉब्लम है। अगर ये है तो ये आएगा, तो इससे बच नहीं पाएंगे, तो इसीलिए इनको भी तैयार किया है। आगे मुझे जरूरत क्या अच्छा है, क्या कर सकते हैं, तो जो बचने के तरीके वो 3 ही हैं। पहला है वॉक एज मच एज यू कैन। वॉकिंग में भी हम बोलते हैं कि ब्रिस्क वॉक अपने हार्ट की एक्चुअल कंडीशन से वंचित है, उनको पता ही नहीं है कि उनके हार्ट में ब्लॉकेज है या नहीं है। तो ज्यादातर जब आप देखते हो 40 साल का बंदा, 42 साल का बंदा खेलते खेलते गिर गया, अरे ये तो बिल्कुल ठीक था, 42 साल में कैसे गिर गया, और जब पोस्टमार्टम हुआ तो पता लगा हार्ट में ब्लॉकेज था। तो रनिंग की वजह से और ब्लॉकेज होने की वजह से हार्ट फेल में चला गया, वो ब्लॉकेज के कारण अचानक से हार्ट अटैक आ गया। तो 90% जो लोग स्क्रीन नहीं है उनके लिए ब्रिस्क वॉकिंग इज वेरी डेंजरस, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि उनके हार्ट में एक्चुअल कंडीशन क्या है। तो डोंट गो फॉर ब्रिस्क वॉकिंग, लाइट वॉक एज मच एज यू कैन, जो आपके हार्ट को ओवरलोड ना करे, ठीक है। 12,000 स्टेप एक्चुअल में यूरोपियन साइंस बोलती है कि पर डे 12,000 स्टेप आपको जरूर पूरे करने चाहिए। अब साइकिलिंग में भी आप लोगों का मिथ है, साइकिलिंग के भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। आपको लगता है कि जिस साइकिलिंग में बहुत एफर्ट है, खूब वर्जिश करके मेहनत करके चढ़ान ढलान वाली साइकिलिंग बहुत अच्छी होगी, नहीं, उसका भी इम्पैक्ट इनडायरेक्टली हार्ट पे पड़ेगा। तो साइकिलिंग में भी आपको जीरो साइकिलिंग अलाउड है। जीरो साइकिलिंग का मतलब जिस साइकिल की पैडल फ्री है, तो पुरानी साइकिल है उसकी चेन उतार दीजिए, पैडल फ्री करके चलाइए 45 मिनट। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली साइकिल है तो उसके यहाँ एक नॉब होता है, उस नॉब को जीरो कर दीजिए, पैडल को फ्री कर दीजिए, 45 मिनट चलाइए। तो फ्री साइकिलिंग विल टोन अप योर मसल्स, इट विल इंक्रीज द पावर ऑफ द मसल, इट विल नॉट डिस्टर्ब योर जॉइंट। बट अगर आप लोडिंग साइकिलिंग करते हो वो आपके जॉइंट को इन्वॉल्व करेगी, जॉइंट खराब कर देगी, ठीक है। ये जरूर कर सकते हैं, इसमें ग्रेविटी जीरो है, सारे जॉइंट्स यूज होते हैं, इसलिए स्विमिंग इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज। ये मैंने बता दिया कि ये ना करें। ये दौड़ सकता है, इसको मना है, तो ये आदमी पहले वेट कम करे फिर दौड़े। अगर इस वेट के साथ दौड़ेगा तो जोड़ जल्दी खराब होंगे। फुटवेयर का भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फुटवेयर हमेशा वो पहनिए जिसमें सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बराबर वेट पूरा पंजा झेलना है। तो ऐसे फुटवेयर जो होते हैं ये आर्थराइटिस की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि वेट शेयरिंग इक्वल नहीं है। ये पूरा लोडेड है, कंट्रोल ये कर रहा है और असर नी जॉइंट पे आएगा। तो हील्स और लेदर शूज हम मना करते हैं, स्पोर्ट्स शूज वो भी एयर कुशन शूज जितना पहन सके पहने। ये मिसिंग है, ये नेचुरल विटामिन डी बनाती है। 45 मिनट का धूप का सेवन, सुबह 6 बजे से 7 बजे वाली धूप, जिसमें आपकी बॉडी नेचुरल विटामिन डी बनाएगी। तो ये सब बचाने के तरीके हैं। अगर ये नहीं समझ में आते हैं या नहीं करना चाहते फिर मेरे पास आइए, उसके लिए ये सब हमने तैयार रखा है। तो जब पहली कंडीशन में आओगे, बिना वॉकर के आओगे, बिना स्टिक के आओगे, नहीं मानोगे तो फिर स्टिक पे आओगे, फिर नहीं मानोगे तो वॉकर पे आओगे, फिर नहीं मानोगे तो व्हीलचेयर पे आओगे, फिर भी नहीं माने तो घर वाले कंधे पे उठा के लाएंगे, ठीक है। यहाँ इनसे झेला नहीं जाता, फिर टट्टी पेशाब लैट्रिन बाथरूम सब इन्हीं को साफ करना पड़ता है। फिर ये कहते हैं चलो खुद ही करा लो, क्यों खुद पे पड़ रही है। तो ये ना होने दें, इसी कंडीशन में करवा लें,
अगर डॉक्टर ने देख लिया है कि हड्डियों के बीच का गैप खत्म हो गया है, हड्डी जुड़ गई है, इसका मतलब इसको बचाने का कोई तरीका नहीं है। तो इसमें 3 W काम करते हैं, वेयर, व्हेन एंड whom। कहाँ कराना है, किससे कराना है, कब कराना है। अगर ये 3 W के आंसर हैं, मतलब आपकी सर्जरी 100% सक्सेसफुल होगी, चाहे वो कोई भी सर्जरी हो, हार्ट की, लिवर की, किडनी की, जॉइंट की। ये 3 W ही खोजने वाले हैं। कहाँ कराइए? मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहाँ पे एक छत के नीचे मल्टी डिसिप्लिनरी मॉड्यूल हो, हार्ट, लिवर, किडनी सारे डॉक्टर्स मौजूद हो, स्पेशलाइज सेंटर हो, एडवांस टेक्नोलॉजीज हो। किससे कराइए? ना 40 रोटी दिन में खाता हो और ना ही एक रोटी खा रहा हो, मतलब 2-2.5 रोटी। तो 40 वाला ओवर डाइजेशन में जाएगा, डायरिया होगा, एक वाले की भूख रह जाएगी। तो कहने का मतलब ओवरलोडेड सर्जन या अंडरलोडेड सर्जन्स, इनके पास एक बैलेंस हुआ है और बैलेंस एक्सपीरियंस है, उसमें ये सर्जरी फ्रूटफुल जाती है, टेक्नोलॉजी वाइज भी और रिवॉर्ड वाइज भी। और कब कराइए वो मैंने बता दिया, जब वो जुड़ गया हो, पेन आ गया, स्वेलिंग आ गई, डिफिकल्टी आ गई, एक्सरे में दिख रहा है, राइट टाइम में करवा लीजिए। क्या नया है? तो ये एवरेज एज क्या है? प्रोपोर्शनेट बोलो, 80% एवरेज एज इज बिटवीन 55 to 70, 20% falls between 35 to 45, only 20%। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ weight ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸ਼ੂਜ਼ ਦਾ weight ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੂਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ, 에ਅਰ ਕੁਸ਼ਨ ਸ਼ੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲ ਹੈ, ਜੁੱਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਦਾ ਸਰਫੇਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਦੀ ਕੁਸ਼ਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ weight ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੀ ऑफलोड हो जाएगा। नहीं, कोई वेट नहीं है, एयर कुशन शूज बोलो, कोई वेट नहीं है ਜੁੱਤਾ ਮੇਨ ਜਿਵੇਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜੁੱਤਾ, हाँ जी, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜੁੱਤਾ ਹੋਵੇ। हाँ, मतलब फर्स्ट और थर्ड मतलब 3 लेयर होणगीਆਂ, फर्स्ट सोल, थल्ले ਦਾ ਸਰਫੇਸ और ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਦੀ ਕੁਸ਼ਨਿੰਗ। ਉਹ 에ਅਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀ ਨੂੰ ਆਫਲੋਡ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸੋ ਵਾਟ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ। ਤੇ ऐसा नहीं कि हो नहीं सकती, बट लोगों ने ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਪਰਸਨਸ ਇਨ ਦੀ ਓਟੀ, ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਬੰਦਾ ਉਨਾ ਘੱਟ ਚਾਂਸਸ ਆਫ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ। ਦੂਜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਉੱਤੇ ਦਾ ਫਿਲਟਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੈਪਾ ਫਿਲਟਰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਕਲਾਸ 100 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਾਰਮਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਓਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਮੋਡੂਲਰ ਓਟੀਜ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਲਾਸ 1000 ਜਾਂ 10000। ਆਈਡੀਅਲੀ ਕਲਾਸ 100 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਫਿਲਟਰ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੈ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਰੇਟ 0 ਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਚੀਜ਼? 100 ਕਿਆ? ਇਹ ਮਾਡਲ ਹੈਗੇ 100, 1000, 10000। ਟॉप इज 100, इट मींस इन्फेक्शन रेट गोज टू दी नेग्लिजिबल लेवल। 1000, 100 ਦੇ ਬਾਅਦ 1000 ਆਉਂਦਾ। 1000 is fair good enough, 10,000 is also okay।